Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है एंड ये आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस में पेपर 1 में हार्टलैंड एंड रिमलैंड थियरीज, लॉ ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स एंड पेपर 2 में इंडियाज रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन रियल, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में मेंशन्ड है एंड इसीलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस आर्टिकल में क्या मेंशन है, यूएस गवर्नमेंट ने सैटेलाइट इमेजेस से ये फाइंड आउट किया है कि चाइना यूएई में दैट इज अबू धाबी में एक पोर्ट बना रही है मिलिट्री पर्पसेस के लिए, जबकि जो पोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिकली सिविलियन पर्पसेस के लिए है। तो इसी के बारे में कल यूएस गवर्नमेंट ने यूएई की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है, तो इसीलिए ये आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो अभी सिलेबस में मैंने आपको दिखाया इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडियन ओशन रियल, रिमलैंड थियरी, ये सारे टॉपिक से ये आर्टिकल रिलेटेड है। एंड यहाँ पे चाइना के बारे में बात हो रही है कि चाइना का कैसे जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस टाइम के साथ बढ़ा है एंड ये इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब इंडिया और चाइना इंडिपेंडेंट हुए, दोनों कंट्रीज ने ये स्टैंड लिया कि किसी और कंट्री में वो लोग कभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं रखेंगे एंड इसमें इंडिया का गोल बहुत क्लियर था कि जो कंट्री नॉन अलाइन मूवमेंट वाले आइडियोलॉजी को फॉलो करेगी सिर्फ उसी को हम पार्ट बनेंगे। बट चाइना का आइडियोलॉजी ये था कि क्योंकि वो अभी न्यूली इंडिपेंडेंट है, उसको अभी एक्सटर्नल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करना है अपने आप को एंड सो अभी दूसरे कंट्रीज में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाने के लिए अभी फोकस नहीं करेगा। बट जैसे जैसे चाइना का पावर बढ़ा है अराउंड 2000 के बाद, जैसे वो रीजनल एंड ग्लोबल पावर इमर्ज हुआ है, उसने अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए अब बहुत सारे मिलिट्री प्रोजेक्ट्स चालू कर दिए दूसरे कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल पोर्ट्स बनाना मिलिट्री पर्पसेस के लिए एंड अराउंड पहला पोर्ट इनका था जिबूती में, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में लोकेटेड है। इसके बाद चाइना ने ग्वादर पोर्ट, मालदीव्स में पोर्ट बनाया, श्रीलंका में हम्बनतोता, बांग्लादेश में चिटगोंग, म्यांमार में सितवे, ऐसे काफी पोर्ट्स बनाए। एंड इसी के ऊपर ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया था, दैट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी बस यही है कि इंडियन ओशन में जो सराउंड किया है चाइना ने इंडिया को, जिसकी वजह से इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन था दैट इज इन द मिडल ऑफ इंडियन ओशन, उस पर इंपैक्ट पड़ता है। एंड चाइना जिसका कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है इंडियन ओशन से, इनडायरेक्टली कैसे ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है इंडियन ओशन रीजन का। एंड हार्टलैंड एंड रिमलैंड थियरीज एक्सप्लेन करते हुए मैंने आप लोग को बताया था कि इंडियन ओशन रीजन का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है एंड इस वजह से एक और क्वेश्चन आ सकता है दैट इज रिमलैंड थियरी से रिलेटेड कि कैसे रिमलैंड थियरीज का सिग्निफिकेंस इन कमिंग फ्यूचर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी एंड यहाँ यूएई में जो अभी लेटेस्ट पोर्ट बना रही है यहाँ पे चाइना, ये सब मेंशन करते हुए, ये दिखाते हुए एग्जामिनर को कि आपका करंट अफेयर्स भी एकदम अपडेटेड है, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में बनानी है। इससे डेफिनेटली बाकी लोगों से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे आप। तो इस तरीके से आपको ऐसे न्यूज आर्टिकल्स को मेन से रिलेट करके तैयार करना है। एंड यहाँ पे चाइना का अगर हम लोग देखेंगे तो चाइना क्रिटिसाइज करता है इंडिया को कि इंडिया आयरन कर्टन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया हुआ है एंड बाय दिस स्ट्रैटेजी दैट इज आयरन कर्टन स्ट्रैटेजी इट मीन्स ये जो दो स्ट्रेट्स है इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दोनों स्ट्रेट्स पे इंडिया कभी भी आयरन कर्टन लगा सकता है, दैट मीन्स इसको ब्लॉक कर सकता है, ऐसा चाइना क्लेम करता है क्योंकि चाइना का ट्रेड यहाँ से पास होता है इंडियन ओशन में आने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड कर लो। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एग्रीकल्चर के ऊपर एंड यहाँ पे श्रीलंका में फर्टिलाइजर बैन के वजह से ग्रीन एग्रीकल्चर पे काफ़ी डिबेट हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग को श्रीलंका में क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रीन एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर द डिफरेंट पैराडाइम्स ऑफ एग्रीकल्चर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। सी पैराडाइम्स इन एग्रीकल्चर मतलब आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि व्हाट आर द ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर सिंस वर्ल्ड वॉर 2 एंड ये एक्सप्लेन करने के लिए ये चार्ट है आपके पास, इसको आप एक बार रेफर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए कि जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 1950s के अराउंड वी यूज्ड टू डू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें आपका एक स्टैटिक रूरल सोसाइटी है ड्रिवन बाय ट्रेडिशन है विदाउट एनी यूज ऑफ मशीनरीज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड ये जनरली कंडक्ट करते थे कौन, इंडिविजुअल्स या स्मॉल फार्मर ग्रुप्स बस। उसके बाद 1950s टू 1985 आप देख सकते हैं हल्का फुल्का मैकेनाइजेशन स्टार्ट हुआ। वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत जल्दी हो गया मैकेनाइजेशन, ईस्टर्न वर्ल्ड में टाइम लगा। यहाँ पे थोड़े बहुत बेटर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स आ गए, इंटेंसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन पे फोकस होने लग गया एंड यहाँ पे जो इनोवेटर्स थे ये थे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इनको प्रमोट करने लगे। एंड इस फेज का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हाई वायराइटी ऑफ क्रॉप्स डेवलप हुए थे, फॉर एग्जांपल राइस एंड व्हीट। पर क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोकस इंटेंसिफिकेशन और ज़्यादा प्रोडक्शन पे था, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज हो गया, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो गया, मोनोक्रॉपिंग की वजह से डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ गए। एंड हेंस उसके बाद का जो फेज था
1985 टू प्रेजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू एग्रीकल्चर पैराडाइम, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी यूज करके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप किए गए एंड ये क्रॉप्स वेरियस बैक्टीरियाज को रेजिस्टेंट थे। प्लस यहाँ पे और वेरियस बहुत सारे मेथड्स है। फॉर एग्जांपल जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आपका लेटेस्ट मेथड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक मेथड है, सिमिलरली ग्रीन एग्रीकल्चर भी एक मेथड है। तो ये इन शॉर्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ पैराडाइम्स इन एग्रीकल्चर सिंस वर्ल्ड वॉर 2। तो अगर कोई क्वेश्चन सिर्फ पैराडाइम्स इन एग्रीकल्चर के ऊपर आता है तो आप ये वाला चार्ट बना सकते हैं, एग्जैक्टली इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दो, बहुत इंप्रेसिव आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को आइडिया आएगा कि इसको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है अपने टॉपिक का। सो आई होप दैट दिस आर्टिकल इज वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड वन मोर थिंग, पैराडाइम्स जो हैं आपके, इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली यूपीएससी पैराडाइम्स को पूछती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द वेरियस पैराडाइम्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे पैराडाइम्स मतलब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल वर्ड्स में यू कैन से ट्रेंड्स। What were the trends in human geography? Suppose post 1900, post World War I, post World War II, etc. तो कभी भी पैराडाइम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा डर नहीं जाना है, आपको बस ट्रेंड्स को फॉलो करना है कि उस टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा था, आपको एक ऑर्डरली फैशन में उसको बताना है। एंड ज्योग्राफी में, स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराडाइम्स है, जिसको हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल फाउंडेशन बैच में ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड जिन लोगों ने सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी बैच ज्वाइन किया था तो वहाँ पे भी हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में जितने भी पैराडाइम्स है उसको डिटेल में देखा था विद क्लास नोट्स। तो नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल डेंगू के ऊपर है। एंड मैंने आपको बताया कि कभी भी डिजीजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थियरी को जरूर मेंशन करना है। एंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थियरी मैंने एक वीडियो में उसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड एक और चीज, इंडिया में कौन से डिजीजेस कौन सी जगहों पे बहुत कॉमन है उसका आप एक डायग्राम बना लो। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया जनरली सदर्न स्टेट्स में होता है, डेंगू जनरली आपका ये दिल्ली से लेके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये वाले पार्ट में होता है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ अपने स्पेसिफिक डिजीजेस हैं। तो ये सारी चीजें आप मैप पे बना के रख लो, एग्जाम में आपको रेफर करने में काम आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल ये मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है पेपर 2 में। एंड मैप मार्किंग के लिए हमने इस लोकेशन को कम से कम 8 से 10 बार डिस्कस कर लिया होगा, मुल्ला पेरियार डैम। इसके बाद भी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है एंड अगर आप इसको मार्क नहीं कर पाते हैं एग्जाम में तो ये वीडियोस देखने के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, ये लोकेशंस को अपने नोट्स में ऐड नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए लोकेशन को अपने नोट्स में ऐड कर लो एंड इसका 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन अपने नोट्स में भी ऐड कर लो। जिसको PDF रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।